हाय एवरीवन, मैं अवधेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था समुच्चय क्या है, समुच्चय की परिभाषा बताया था और समुच्चय के बारे में जो एग्जाम्पल्स हमने कुछ अच्छे से एग्जाम्पल दिए थे जिसको आपने जाना था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं, समुच्चय के अवयव क्या हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे समुच्चय के संकेतन, फिर हम और तमाम चीज़ों का डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले देखते हैं कि समुच्चय के अवयव क्या हैं। समुच्चय के अवयव एक मतलब होता है कि एलिमेंट ऑफ सेट। दैट मीन्स कि एलिमेंट्स जो है, किसी भी सेट के एलिमेंट्स किसको कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी सेट का एलिमेंट क्या होता है। तो किसी समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती। यानी जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई फैमिली है, उस फैमिली में तमाम मेंबर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक फैमिली है ए, किसी फैमिली का नाम हमने रख दिया ए। ए क्या है? वो फैमिली है और उसमें बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए ए बी सी डी ई। जैसे ए क्या है? ए भाई है। बी क्या है? बी पिता है। सी क्या है? सी बहन है। डी क्या है? डी माता है। तो इस तरह से तमाम सारे लोग जो इस परिवार में हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? परिवार के सदस्य कहलाते हैं। किसी भी फैमिली में जितने सारे लोग रहते हैं उस फैमिली के क्या हैं? मेंबर हैं। और सामूहिक रूप से जब हम इन सबको एकत्रित कर लेते हैं तो एक इनका नाम रख देते हैं हम ए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल, यानी जैसे जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले किसका इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल लेटर का। और जिनको हम इसमें रखते हैं, यानी जो मेंबर होते हैं उस सेट के, उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक ना? तो यहां पर किसी समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। जैसे अब अगर कोई भी सेट हमने ले लिया, यानी मान लीजिए एक्स ले लिया, ठीक है ना? एक्स में हमने ले लिया कि भाई है, बहन है, पिता है, माता है। तो ये क्या है? भाई क्या है, बहन क्या है, पिता क्या है, माता क्या है? ये इस परिवार, जो एक्स एक परिवार है, इस एक्स एक परिवार का ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं, इनके अवयव हैं। तो ये सभी जो होते हैं, भाई बहन पिता माता, ये सब क्या कहलाते हैं? किसी भी दिए गए सेट के एलिमेंट कहलाते हैं, यानी अवयव कहलाते हैं। जैसा आपने देखा कि समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, यानी इसमें से जो प्रत्येक हैं वो सभी क्या हैं? एक अवयव हैं। तो इन सभी को जब हम डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर में अगर कोई भी सेट हमको प्रदर्शित करना है, जैसे अब आप देखिए जो है कि किसी भी सेट को लिखते समय हम क्या लिखते हैं। जैसे अगर कोई भी सेट मान लीजिए हमको लिखना है कि कोई सेट दिया गया है ए, तो इसके एलिमेंट्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई, इन सबको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और जो सेट ए है जिसका डिनोशन हम करते हैं, जिसको डिनोट करते हैं, तो उसको कैपिटल लेटर में करते हैं। ठीक ना? तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि किसी भी समुच्चय के अवयव क्या हैं और उसको हम अवयव को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब समुच्चय के अवयव के बाद हम देखते हैं कि कौन सा अवयव किसी सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है। जैसे अगर हमने कहा कि एक हमने कोई सेट लिया और इसमें हमारी संख्या है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब हम इसमें अगर कहते हैं कि 1 ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, यानी 1 बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स ये जो सिंबल होता है बिलोंगिंग का, ये एक ग्रीक भाषा का सिंबल है जो ये बताता है कि 1 जो है वो ए में है। यानी ये जो हमारा एक सेट का जो इसमें एलिमेंट्स का कलेक्शन है, उस कलेक्शन में इन एलिमेंट्स में 1 भी एक एलिमेंट्स है, तो हम उसको लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। बट अगर हम आपसे पूछें क्या 10 यानी 10 जो है वो ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता है,
तो 10 इसमें है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, यानी इसमें जो है वो 6 तक नंबर है, उसके आगे के नंबर इसमें नहीं है। तो 10 जो है वो सेट ए में नहीं है। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कि 10 ए में है या नहीं है, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग, इसको बोलते हैं बिलोंग। अगर हम इस सिंबल की बात करें तो बिलोंग, और इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। ओके, तो यानी अगर कोई भी एलिमेंट्स, जैसे अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं और उसमें पूछता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। जैसे अगर हमने किसी सेट के बारे में बोला कि आपके पास y एक सेट है, और ये सेट क्या है, इसमें हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो अब हमने अगर आपसे पूछा कि क्या z जो है वो y में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो z y में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो z जो है वो y में बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें a b c d e f, यानी सिर्फ यहां a से लेकर के f तक के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये जो है y में बिलोंग नहीं करता है। तो इस बात को दिखाने के लिए मैथमेटिकल के लैंग्वेज में, मैथ की भाषा में, इसको शो करने के लिए हम यहां लिखते हैं कि z जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू y, यानी z जो है वो y में बिलोंग नहीं करता है। तो ये बिलोंग और डज नॉट बिलोंग की बात हो गई, जिसमें हमने पढ़ा कि z जो है हमारा वो y में बिलोंग नहीं करता है, तो इसके लिए हम यहाँ z डज नॉट बिलोंग्स टू y लिखते हैं। ओके, अगर हमने इसी में आपसे पूछ लिया क्या e y में बिलोंग करता है, तो e y में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, वो आप यहां से देख लेंगे कि ए बी सी डी ई एफ, यानी e इसमें बिलोंग करता है। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसको लिखते हैं e बिलोंग्स टू y, यानी ई वाई में बिलोंग करता है। और z अगर नहीं बिलोंग करता है तो z डज नॉट बिलोंग्स टू y, यानी इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स और इसको बोलते हैं बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है उसमें होता है, संबंधित होना, और डज नॉट बिलोंग का मतलब होता है उसमें नहीं है। अगर कोई एलिमेंट्स किसी दिए गए सेट में नहीं है तो हम वहां लिखते हैं कि, जैसे अब यहाँ पे हमने लिखा कि z डज नॉट बिलोंग्स टू y और e बिलोंग्स टू y, यानी e इस सेट में है तो हमने लिख दिया e बिलोंग्स टू y, और z इस सेट में नहीं है तो हमने लिख दिया z डज नॉट बिलोंग्स टू y। ओके, देखिए अब समुच्चय निर्माण, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी रिप्रेजेंटेशन। अभी तक आपने पढ़ा कि अब नंबर्स में कोई नंबर्स था, उसके एलिमेंट्स, यानी किसी भी सेट के, दिए गए सेट के, जैसे अगर कोई सेट ए दिया था तो उसमें अभी आप पढ़ लिए कि ए इक्वल टू, अगर कोई भी सेट दिया है जैसे ए बी सी डी ई, यहाँ तक आपने देखा, तो ये देखा था अभी तक कि ये जो ए बी सी डी ई है ये इसके क्या थे, एलिमेंट्स हो गए, ठीक ना। तो पहले आपने पढ़ लिया कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। दूसरी चीज आपने जाना कि किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, या कैपिटल लेटर का यूज करने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि हम ये कह सकें, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। इससे ये मतलब पता चल गया कि जो हमारा सेट ए है ये क्या था, ये जितने मेंबर थे उनका पूरे का कलेक्शन था ए। बट अगर ये भी स्मॉल लेटर में होता तो हमको थोड़ी सी समझने में ये बात प्रॉब्लम होती कि यानी ये मेंबर इसका है कि इसका मेंबर ये है। तो इसलिए हमने इसको कैपिटल लेटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर में करते हैं ना। ओके, तो इससे हमको प्रॉब्लम्स नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं उसमें क्रिएट होता कि अगर दोनों स्मॉल में रहेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके ना, तो हम ये चीज समझ गए इसमें कि रिप्रेजेंटेशन क्या ऐसे करेंगे, और बिलोंगिंग की बात हमने कर लिया कि अगर कोई भी एलिमेंट्स उसमें दिए गए सेट में अगर कोई एलिमेंट्स है तो वो इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी बिलोंग और डज नॉट बिलोंग की बात कर लिया। ओके, तो इसके बाद अब बात आती है कि जब कोई सेट है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, किसी चीज का प्रदर्शन, निरूपण या प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो पहला मेथड इसका आया जिसको हम 3 नामों से जानते हैं, तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि। यानी अगर आपको इन तीनों में से कोई बात पूछे तो आप इसको समझिए कि ये तीनों बात एक ही है। क्या, तालिका विधि भी वही है, सूची विधि भी वही है और रोस्टर विधि भी एक ही है।
तो इसमें एक चीज थी कि इसमें हम किसी चीज को निरूपित करने के लिए, जैसे आप देखिए किसी चीज को निरूपित करने के लिए हमने किसी अगर कोई सेट दिया हमको निरूपित करना है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते थे, मजला ब्रैकेट, है ना, मजला ब्रैकेट, यानी इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट जो हम बनाते थे, मजला ब्रैकेट जो बनाते हैं, उसी के अंदर एलिमेंट्स को रख देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि 1 से 10 तक, यानी अगर हमने कहा कि आप 1 से जो है 1 से 10 तक की संख्याओं को 10 तक की संख्याओं को तालिका विधि से या सूची विधि से प्रदर्शित कीजिए, को तालिका विधि में या विधि से लिखिए, ठीक ना, ये चीज। तो जैसे ही हमने कहा कितना, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को तालिका विधि से लिखिए। तो तालिका विधि से लिखना या रोस्टर विधि से लिखना या कोई भी हमने कह दिया सूची विधि कह दिया, तो बात एक ही है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपने लिख दिया। तो ये किस मेथड में आपने लिखा सेट को, अगर ये सेट मान लीजिए हमने मान लिया ये है, तो ये किस सेट में आपने ए सेट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर इस मेथड से लिख दिया, तो ये कौन सा मेथड है लिखने का या रिप्रेजेंटेशन का, कौन सा मेथड है ये, तो ये मेथड है तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि। ओके, जैसे अगर हमने कहा कि आप लिखिए सभी जैसे ले लिया आपने इंग्लिश में मान लीजिए, तो सभी स्वरों का समूह, तो सभी स्वरों का समूह किसके, अंग्रेजी के सभी स्वरों का समूह। इसको आपको अगर हमने कह दिया कि तालिका विधि से निरूपित कीजिए, तो इसमें आप क्या करते हैं, तो इसमें आप सीधे क्या करते हैं, इसमें आप कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं AEIOU। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, ये जिससे जैसे मान लीजिए x बराबर हमने मान लिया, x कोई सेट, देखिए यहाँ पे हम बार बार a का कभी यूज कर रहे हैं, एक बार हमने y का यूज किया, तो आप इससे भ्रमित नहीं होइए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी लिखिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आप लीजिएगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा और इसके इसके एलिमेंट्स को आप हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर में लिखिएगा, ठीक ना। तो आपने जैसे अंग्रेजी के सभी स्वरों का समूह, तो ये तो सेट है। अब इस सेट को हमने अगर आपसे कहा कि तालिका विधि में लिखिए, तो आपने इसको कैसे लिख दिया, एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर AEIOU इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से आपने लिख दिया, तो ये किस विधि से हो गया, तालिका विधि या सूची विधि। अब देखो इसमें एक समस्या पैदा हुई, क्या सिर्फ हम समुच्चय को इसी एक ही विधि से निरूपित कर सकते हैं। अब जैसे हमने अगर आपसे कह दिया कि आप हमको दिखाइए जैसे हमने कह दिया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, सभी प्राकृतिक संख्याओं को सूची विधि से निरूपित कीजिए, ओके। जैसे हमने आपसे कहा कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को सूची विधि से निरूपित कीजिए, तो अब आपके पास ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आपसे हमने कहा सूची विधि कैसे क्या करते, कर्ली ब्रैकेट बना लेते थे आप, तो कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख लेते थे 1 2 3 4 5 ऐसे आप स्टार्ट कर देंगे ना, लेकिन कहां तक लिखेंगे भाई, इनफाइनाइट तक जाता है, तो इनफाइनाइट तक तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो क्या आप कहेंगे कि अब हम तो सर इसको निरूपित नहीं कर सकते, तब इसके निरूपण के लिए हम एक दूसरे मेथड होता है जिस पर हम इसको निरूपित करते हैं, वो मेथड क्या कहलाता है, वो मेथड कहलाता है गुण विधि। क्या, कौन सी विधि, गुण विधि, ठीक।
अब हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम उसको एक तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि से आप कह सकते हैं नहीं लिख पा रहे थे, तो हमारा दूसरा मेथड आया गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अब इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम किसी भी अवयव को, जैसे अगर हमको लिखना था, हमारी प्रॉब्लम थी कि प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है, तो हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए b इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्याओं का या x प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, ठीक है ना। x क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अब देखिए, हमने जो बात जो है लिखते थे, हम उतने विस्तृत में कहते थे, उसी बात को हमने कह दिया x सच दैट। इस पॉइंट को समझिए, ये जो बिंदी दो लगी है इसकी मीनिंग्स क्या है, इसका मीनिंग्स जो बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सच दैट। सच दैट का मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट एक आर्बिट्रेरी, देखिए x क्या है, x कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स होता है। x जो होता है क्या होता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। x क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स का मतलब होता है कि x कोई फिक्स मान नहीं है कि x एक ही लिखा है। जैसे आप नंबर लिखते थे तो उसके मान फिक्स होते थे, x का मान कोई फिक्स नहीं है, x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिखा जनरली आपने, लेकिन वो x कुछ कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे यहां पे अगर हमने लिख दिया कि x, अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह ना लिख करके हम एक बात यहां पर ये लिख देते कि x ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये बात यह बता रही है कि x या तो 1 से शुरू होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या के डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या हमेशा किससे शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या कभी 0 से शुरू नहीं होती ना, तो वो 1 से शुरू होती, यानी x जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा ये बात जो आप नहीं कह सकते, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। क्योंकि इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता, इसलिए आप एक चीज ऐसा भी लिखते हैं कि x जो होगा वो लेस देन होगा किससे, इनफाइनाइट से। कौन सा इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेस होगा, और हमेशा जो होगा ग्रेटर आर इक्वल टू होगा 1 से, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी होती है। इतनी बड़ी बात को हमने सिर्फ इतने में लिख दिया, इसलिए इसका मतलब ये था कि जो हमारा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि होता था, सेट बिल्डर मेथड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम सिर्फ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बड़ी सी बड़ी बात को एक छोटे में कह देना। यानी मैथमेटिक्स एक क्या है, लैंग्वेज है। देखिए, मैथमेटिक्स में एक छोटी सी बात थोड़ा सा बता दूं आपको, मैथमेटिक्स खुद में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे है, जैसे आपने अपने इतनी बड़ी बात को जिसको बहुत बड़े में लिखना था उसको कितने में लिख के दिखा दिया, इतने में लिख के दिखा दिया, या इसकी जगह पर इतना ही यूज कर देते तो भी आपने दिखा दिया, या इसी बात को आप ऐसे लिख देते तो भी आपने दिखा दिया। यानी एक ही बात को आपने कितने तरह से दिखा दिया, 3 तरह से दिखा दिया, है ना। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो है उसको आपने किस मेथड से लिखा, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से लिखा। जैसे अब एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ये तो आपकी जो प्रॉब्लम आई थी उस प्रॉब्लम का सलूशन हो गया कि हमको गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसीलिए पड़ी क्योंकि जब बहुत बड़ा कोई सेट आ जाता था उसका रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर पाते थे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए उसको जो है हमने इस मेथड को लिया और इस मेथड से हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके, अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए, हमने समुच्चय निर्माण की दोनों विधियों के बारे में पढ़ लिया। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि गुण विधि इसके, तो गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में, अब जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए कि आपको प्रदर्शित करना है 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं को, किन से, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं को ना, अभाज्य संख्याओं को, ठीक है ना। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय को मान लिया हमने, जितनी संख्याएं हैं सबको हमने मान लिया कि वो किस सेट में है, किसी सेट मान लीजिए Z में है, ठीक ना। तो अब इसको हम निरूपित ऐसे करेंगे, x सच दैट
x छोटी अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या है 10 से। किससे? x छोटी संख्या है, किससे? अभाज्य संख्या है 10 से, है ना। अभाज्य नहीं अभाज्य, ठीक ना। तो 10 x सच दैट x छोटी अभाज्य संख्या है, किससे? 10 से। तो इस बात को हमने जो है किसमें लिख दिया? ये गुण विधि में। इसी बात को अगर हम लिखते उस तरह से, तो उसमें लिखते ना 2 3 4 5 ऐसे, 2 3 5 7 ये सब होती है ना 10 से छोटी अभाज्य संख्या। उसी को सिर्फ हमने इसमें लिख दिया कि x सच दैट, मतलब ये क्या है? ये संपूर्ण भाग को बताता है कि ये पूरा भाग यही x है, और यह उसकी कंडीशन को बताता है कि यह कैसा x है। ये जो x है, यह x जो बीच में ये बिंदी दोनों लगी हैं, जो सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार का x है। तो ये पूछता है कि x किस प्रकार का x है, तो ये बताता है कि x छोटी अभाज्य संख्या है 10 से, यानी ये बता रहा है कि x जो है वो 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का कलेक्शन है, ये वाला x है ना। तो ये जो है संपूर्ण भाग को बताता है, और यह जो होता है उसके कंडीशन को बताता है, और ये जो बिंदी दोनों हैं ये सच दैट यानी इस प्रकार का मतलब होता है कि ये बीच में लगी होती हैं इसके लिए कि इसकी कंडीशन को यह बता रहा है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया क्या? समुच्चय निर्माण और समुच्चय निरूपण में गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि का एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे। इसलिए तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।